मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीश टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीश तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मेरा नाम है फैज़ान और आपको मेरी चैनल शेख फैज़ान में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा, हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला, हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पहले हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता क्या है? देखो, जब वर्क होगी कांस्टेंट फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स कौन फोर्स होता है? जो फोर्स चेंज ना हो, जो फोर्स चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका कुछ मास होगा, चलिए इसकी पहली पोजीशन अगर मैं एक्स आई मान लूँ, तो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, लेकिन कौन सा फोर्स अप्लाई किया? कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इसकी ये ब्लॉक इस पोजीशन तक आ गया। अगर मैं इस पोजीशन को एक्स एफ मान लूँ, तो अगर मैं आपसे किसी से भी पूछूं कि यार मुझे बोलो कि इसका जो वर्क डन है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका वर्क डन, तो आपने पहले लेक्चर में बताया था कि वर्क डन होता है बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो वही होगा। तो क्या ये सही है? ये 100% सही है, ठीक है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो अगर आप इस तरह लिखते हो कि वर्क डन इज इक्वल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तब ये सही है। तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क डन नहीं देखा है, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पे वो वीडियो आप पहले देखिए, क्योंकि वो भी देखिए। तो क्योंकि उसमें मैंने जो भी केसेस लिए थे, जैसा भी लिया था, जैसे मैंने उस पर बताया था कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा ये किधर से क्या आता है, तो उस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की मुझे लग रहा है कि हर एक इंफॉर्मेशन, बेसिक से बेसिक बात उसमें मैंने एक्सप्लेन करके रखी है, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट फोर्स में हमें और क्या पढ़ना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें पढ़नी है कि वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? नाउ अगर मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ये मेरे पास ओरिजिन है। अब ओरिजिन पे मैंने एक बॉडी रखी है, अब मैं क्या करूंगा, इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा। इस डायरेक्शन में मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो मेरी बॉडी इधर आ गई, मैंने फिर से फोर्स अप्लाई, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आए, एक्स कामा वाई कामा जेड, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स कितना है, तो फोर्स आएगा दैट्स एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज जे कैप एंड व्हाट्स के कैप? मुझे उम्मीद है कि आपने ये वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिस इज माय फोर्स। नाउ अगर यहां से लेकर यहां तक इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, डी, अगर मैं वो डी मानूं, तो डी होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। तो फोर्स एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, डिस्प्लेसमेंट एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, आप बोलोगे वर्क डन के लिए हमें पता है फॉर्मूला एफ डॉट डी, ठीक है। तो एफ की जगह एफ की वैल्यूज रखो, सो वर्क डन आएगा बराबर एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा विद एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। सो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, वो मिलेगी एक्स आई कैप इंटू एफ एक्स आई, क्योंकि मुझे उम्मीद है जब आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, आपने डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं एफ एक्स आई आई वाले को आई के साथ, सो एफ एक्स आई इंटू एक्स आई वो आ जाएगा बराबर एक्स एफ एक्स, इसी तरह से प्लस वाई एफ वाई, इसी तरह से जेड एफ जेड। सो दिस इज माई इक्वेशन वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब मैंने ये क्यों दिखाया, क्योंकि इस पे कभी आपके बहुत छोटे छोटे मामू टाइप क्वेश्चंस आपको कभी आते हैं, तो इसीलिए मैंने ये दिखाया। अगर इसी 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 मेथड पे अगर ऐसे सवाल आते हैं कभी, बहुत ही आसान मामू टाइप, ये आपको आ ही जाएंगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा। अगर मैं मानता हूँ फोर्स इज
चलिए मैं यहाँ पे जितना मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, चलिए मैं मानता हूँ कि वो फोर्स, अगर मैं मानूं कि वो फोर्स था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट हुई तो वो कितनी हुई, अगर मैं मानूं d जो मेरे पास यहाँ था वो था 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अगर मैं आपको बोलूं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वजह से मुझे यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ऐसे लिखेंगे वर्क डन कम्स आउट टू बी दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, इसका डॉट लेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप के साथ। सो वो आएगा बराबर 2 2s are 4, 3 4s are 12, minus 5 into 3 which will come out to be minus 15. So work done आएगा बराबर 12 plus 4 equals 16 minus 15 and work done आएगा बराबर 16 minus 15 is 1 joule। तो कितना वर्क डन हुआ हमारे पास 1 joule। अब मुझे पता है कि ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे दो, मामूली न्यूमेरिकल्स आपको आ ही जाएंगी। अब करते हैं बात, अगर आपको इसमें कुछ लिखना है तो प्लीज आप लिखिए। तो चलिए अब करते हैं बात वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। पहले देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स कौन सा फोर्स होता है। वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होता है जो वेरी हो, जो फॉर एग्जांपल जो कि कांस्टेंट ना हो, जो वेरी हो, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि ये ब्लॉक, अभी जो मैंने कांस्टेंट फोर्स में एग्जांपल ली थी कि अगर ये फोर्स कांस्टेंट हो तो मेरे पास वर्क डन आएगा एफ डॉट डी। लेकिन अगर मैंने इस फोर्स को वेरी किया, ये फोर्स अब इस बॉडी को इस पोजीशन से लेकर यहाँ तक तो इसे मूव कर रहा है, लेकिन जो फोर्स इसे मूव कर रहा है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो वेरिएबल फोर्स है। क्या इसके लिए W इज इक्वल टू एफ डॉट डी ठीक है? क्या ये इक्वेशन इसके लिए टोटल वर्क डन निकालने के लिए ठीक है? तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप बोल रहे ठीक है ये आप गलत बोल रहे हो, ये गलत है। तो अगर इन केस ऑफ अगर वेरिएबल फोर्स में टोटल वर्क डन निकाल रहे हो और ये इक्वेशन यूज कर रहे हो तो गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था फोर्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स कंटिन्यूसली चेंज होगा तो इट मींस कंटिन्यूसली वर्क डन भी चेंज होगा। सो इसकी इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ अब अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, यहां से मैं y को मान लूं फोर्स, y एक्सिस को अगर मैं फोर्स की एक्सिस मानूं, फोर्स यहाँ से फोर्स एंड यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, तो अब फोर्स के लिए कर्व जो है या ग्राफ जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे एक लेता हूँ फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इसके लिए ग्राफ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, व्हाट इज द इनिशियल, दैट इज xi and this is the final, what is this, this is xf, ठीक है। सो दिस इज xi and this is xf। अब मुझे निकालना है कि ये टोटल वर्क डन इन टर्म, मतलब जब वेरिएबल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये टोटल वर्क डन कितना होगा। चलिए क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा dx। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया, इसको मैंने नाम दिया dx, ठीक है। तो ये dx नाम जब मैंने इसको दिया, ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि जितना आप सोचोगे आपकी सोच से भी छोटा। तो dx इतना छोटा है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि dx इतना छोटा कि dx इज टेंडिंग टू जीरो। dx इतना इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि dx इज टेंडिंग टू जीरो। नाउ क्या इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मैं ये मान सकता हूं कि फोर्स इज कांस्टेंट इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए? यहां तो मैंने फिर भी बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, अगर आप सोचो इससे भी छोटा, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा ले लिया, तो आप सोचो कि इससे भी छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर हो, इससे भी छोटा डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्या उसके लिए एक थोड़ा सा फोर्स, क्या वो उस टाइम के लिए, उस थोड़े से टाइम के लिए कांस्टेंट हो सकता है? हम मान सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, हाँ हम मान सकते हैं, ठीक। तो जब इतना छोटा फोर्स, जब इतने प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स इतना छोटा होगा, इतना इतने टाइम के लिए कितना होगा, उतना ही होगा, उतना ही कम होगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट भी कम ही है, तो हम इससे कितना वर्क डन एक्सपेक्ट करेंगे? तो हमारा जो वर्क डन, हम कितना वर्क डन से एक्सपेक्ट करेंगे, वर्क डन भी बहुत ही छोटा होगा। कितना होगा उसे मैं मानता हूं DW। DW होगा स्मॉल वर्क डन एंड DX होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब DW स्मॉल वर्क डन आएगा बराबर F डॉट DX, F DX प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो मुझे वर्क डन निकला इस वाली स्ट्रिप के लिए, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट DX के लिए। अच्छा,
अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है यहाँ से लेकर एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से ऐसी स्ट्रिप्स लेनी है, ऐसी स्ट्रिप्स लेनी है, फिर इनको ऐड करना है, फिर ऐड करना है, फिर जाके मुझे मिलेगा टोटल वर्क डन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैलकुलस है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कैलकुलस का सहारा लूंगा, तो मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स वन एक्स एफ। So this is my equation for calculating work done by variable forces। तो इस इक्वेशन से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन चीजों को सम करती है, उनको जोड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ, उन सारे स्ट्रिप्स को जोड़ती है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब ये बिखारती है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन इन सब को जमा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंटीग्रेशन थी, तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला बना दी। तो इंटीग्रेशन की मदद से हमने ये फॉर्मूला निकाली, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नाउ अगर आपको इसमें कुछ लिखना है तो 1 मिनट के लिए आप मेरा नोट देख सकते हो। पहले आप बोर्ड को, अगर आपको इसमें कुछ भी लिखना है तो प्लीज 1 मिनट के लिए बोर्ड को लिखो, उसके बाद मैं आपको आपकी स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए कुछ इमेज चलाऊंगा, आप उस पर कुछ इसके रिलेटेड नोट्स, कुछ 2-4 लाइनें मैंने खुद लिखी है, आपको लिखना है, ठीक है। अब करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे एक छोटा सा सवाल, सो दैट आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। पहले आप सवाल देखिए। A particle moves along x-axis from x0 to x equal to 4 meter under the influence of force given F is equal to 5 minus 3x plus 2x square Newton. Calculate work done by the force। हमें बता रहा है कि एक पार्टिकल है जो along x axis मूव कर रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो गिवन है F 5 minus 3x plus 2x square। इट मीन्स our force is वेरिएबल फोर्स। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन, टोटल वर्क डन होगा। क्योंकि अगर मैं इसे इधर बना दूं ग्राफ पे, तो क्या है कि ये वेरिएबल फोर्स है, तो इसकी पहली पोजीशन है 0 एंड इसकी फाइनल पोजीशन है 4, एंड इसका जो एफ है वो है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, एफ इज गिवन विच इज 5 minus 3x plus 2x स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो कैसे करते हैं कैलकुलेट टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मैं पता है इक्वेशन अभी हमने जो डिराइव की है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल माइनस फाइनल, व्हाट इज इनिशियल ईयर, दैट इज 0 4 एफ डी एक्स। ठीक है, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ के बदले क्या है, दैट इज integration of 0 to 4, that is 5 minus 3x plus 2x square dx। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो इंटीग्रेशन आती होगी, ठीक है। सो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू dx, पहले 5 को करते हैं, ये आ जाएगा 5 और x की अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0 minus 3x square divided by 2, upper limit, what's upper limit, 4 and lower limit is 0, plus 2x cube by 3, what's our upper limit, upper limit is 4, lower limit is 0। अब इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट थोड़ा करते हैं। हमारा वर्क डन फिर आएगा बराबर, हो जाएगा बराबर 5 इंटू 4 माइनस 0 माइनस हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर, दिस इज 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, चलो लिख भी नहीं सकते, प्लस 2 4, दिस इज 2 एंड यहाँ पे है 4 का क्यूब, 4 4 आर 16, व्हाट इज 16 इंटू 4, दिस इज 4 6 आर 4 6 4 are 24, 2 gets carry, 4 1s are 4, and this is 2, this is 64, this is 64 divided by 3,
नाउ हमारा जो वर्क डन आ गया, अब आप यहाँ से ये कैलकुलेट करना, इतने जूल्स हमारा वर्क डन आएगा, इतने जूल्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, अल्लाह।